गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जो कि पीछे किया हुआ है वही है जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको। ठीक है, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमने इसमें क्या देखा था कि एक हमने पहले प्रयोग के जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंट सेटअप है, उसके बारे में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से विवोल्ट विभवांतर एक इलेक्ट्रॉन को निकलता है जो कि निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होता है। आपतित के बाद इसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, ये स्कैटर्ड होता है और स्कैटर्ड होने के बाद इसको अलग अलग जो 5 एंगल्स हैं इसके ऊपर डिटेक्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा। ठीक है, और ये करके हमने देखा था कि इसके जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स में हमने देखा था कि यहाँ पे जो है हमको जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता है, उस इलेक्ट्रॉन तीव्रता में हमको क्या मिलती है, कहीं पे तीव्रता अधिक मिलती है, कहीं पे तीव्रता लोग कम मिलते हैं, फिर अधिक मिलती है, फिर कम मिलती है, फिर अधिक मिलती है, फिर कम मिलती है। अर्थात तो हमको उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त हो रहे थे। ठीक है ना, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अधिक हो रही थी, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज़्यादा मिल रहे थे और कहीं पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे थे, फिर ज़्यादा मिल रहे थे, फिर कम मिल रहे थे, फिर ज़्यादा मिल रहे थे और फिर कम मिल रहे थे। ठीक ना, तो जो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो तीव्रता है वो अधिक है, अर्थात उच्चिष्ट मिल रहा है। और जहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं वहाँ पे तीव्रता कम है। ठीक ना, तीव्रता होती क्या है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये तो होती है। तो वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम मिल रहे थे वो निम्नलिखित प्राप्त हो रहे थे। तो ये हमारा रिजल्ट था। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट से हम देखते हैं, और इसमें जो पोलर ग्राफ था, ध्रुवीय जो ग्राफ था वो ये हमको प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब एक स्पष्ट एक्यूरेट एक्यूरेट जो उच्चिष्ट और जो निम्निष्ट है वो हमको ये जो 5 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और 54 वोल्ट। अच्छा, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये जो इसका वोल्ट है, ठीक है ना, ये जैसे ये वोल्ट है, ये 54 वोल्ट के ऊपर है, 54 वोल्ट के ऊपर हमको एक सुस्पष्ट उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये देखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है इसके लिए। ये जो परिणाम हमको प्राप्त हुए उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उसके लिए देखो हम इन प्रायोगिक प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या। तो इसका देखो फर्स्ट हम देखते हैं चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर, चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। ठीक ना, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन को किस रूप में देखती है, कणिक रूप में देखती है, पार्टिकल्स, ठीक ना, रूप में देखती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इस निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होने के बाद, स्कैटर्ड होने के बाद सभी दिशाओं के अंदर, ठीक है ना, एक समान रूप से वितरित होने चाहिए।
क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल है तो ये यहाँ पे जो चिरसम्मत भौतिकी है वो कहती है कि इनका यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, और ये सभी दिशाओं में लगभग समान रूप से वितरित मिलेंगे, अर्थात इन इलेक्ट्रॉन को जो तीव्रता है, तीव्रता में इस पाई के साथ जो परिवर्तन है वो अल्प होगा, अर्थात मतलब इस डायरेक्शन में आपको 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इधर यहाँ पे देख समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हुआ, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बिखर रहे हैं यहाँ से टक्कर के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बिखर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में, ठीक है ना, जहाँ जहाँ हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ हर जगह एक समान रूप से मिलनी चाहिए, अर्थात इधर यदि 100 मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी लगभग 100 मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी 100 मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी, ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो मतलब एक समान रूप से वितरित होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक समान रूप से होगा, इसका कहने का मतलब ये है, अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर ये हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो चिरसम्मत सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों को चिरसम्मत सिद्धांत इलेक्ट्रॉन को कण स्वरूप में देखता है, जिसके कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता का, ठीक है ना, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता है ये फाई, ठीक है ना, तीव्रता का कोण फाई के साथ जो परिवर्तन जिसके कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता का कोण फाई के साथ परिवर्तन चिरसम्मत सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों को जिसके कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों का कोण फाई के साथ परिवर्तन अल्प होना चाहिए। चिरसम्मत सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों को कण स्वरूप में देखता है, जिसके कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का कोण फाई के साथ परिवर्तन अल्प होना चाहिए, ठीक है ना। यह थोड़ी सी लैंग्वेज में सुधार, जिसके कारण प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता का कोण फाई के साथ परिवर्तन अल्प होना चाहिए, जिसके अनुसार लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी, चिरसम्मत सिद्धांत इलेक्ट्रॉन को कण स्वरूप में देखता है, जिसके अनुसार, ठीक है ना, जिसके मतलब किसके अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, जिसके अनुसार प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तीव्रता का कोण फाई के साथ परिवर्तन अल्प होना चाहिए, जबकि देखो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या देखता है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं कि कहीं पे उच्चिष्ट और कहीं पे निम्निष्ट प्राप्त होता है, अर्थात तीव्रता कहीं पे अधिक होती है और कहीं पे कम होती है, जबकि प्रयोग से
परिमित इलेक्ट्रॉन तीव्रता में उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, ठीक ना। उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। अतः चीज सम्मत सिद्धांत, जो चीज सम्मत सिद्धांत है वो इस जो डेविसन जर्मन प्रयोग है उसके परिणाम को समझाने में असफल रहा। अतः परिमित इलेक्ट्रॉन तीव्रता में उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। अतः चीज सम्मत सिद्धांत प्रायोगिक परिणामों को समझाने में असफल रहा, ठीक है। ये असफल रहा। अब हम देखते हैं, ये यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नोट्स उतार लेना। तो अब ये असफल रहा तो किसने समझाया? तो ये चीज सिद्धांत के आधार पर हो गया। अब डे ब्रोगली की डे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर डे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर, तो डे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर कैसे समझाया? तो यही तो हम बात कर रहे हैं समझाने की कि डे ब्रोगली ने परिकल्पना क्या की थी कि जो भी मैटर है, ठीक है ना, मैटर पार्टिकल्स है, उन मैटर पार्टिकल्स के एसोसिएट एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ λ/h/p होती है। यही तो दिया था डे ब्रोगली ने, और तो इसी के आधार पर हम इसको समझा रहे हैं। तो देखिए डेविसन व जर्मन ने, डेविसन और जर्मन ये तो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का इस निकल क्रिस्टल के द्वारा, इन इलेक्ट्रॉनों का इन निकल क्रिस्टल के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो सेम उसी प्रकार से होता है जैसा एक्स किरणों का जो क्रिस्टल तल होते हैं, ठीक है ना, या एक्स किरणों का जो क्रिस्टलों से विवर्तन होता है या प्रकीर्णन होता है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का निकल क्रिस्टल के तलों के द्वारा विवर्तन होता है। विवर्तन बोल दीजिएगा या प्रकीर्णन बोल दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इनका जो प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन के बाद जो यहाँ से ये एक्सरे वेव निकलती है, ठीक है ना, एक्सरे वेव का हमने ये सेटअप देखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सरे, तो ये एक्सरे जो वेव प्रकीर्णन के बाद जो ये एक्सरे वेव है ये एक दूसरे से इंटरफेरेंस करती है, तो एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना, संपोषी और विपोषी, ठीक है, जिसमें हमको कहीं पे तीव्रता अधिक मिलती है, कहीं पे तीव्रता कम मिलती है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आपतित होती है, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रॉन किरणें निकलती हैं, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन किरणें क्या करती हैं, एक दूसरे से इंटरफेरेंस करती है, ठीक है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट का निर्माण करती है, ठीक है। तो से ये एक्सरे विवर्तन से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इस इलेक्ट्रॉन बीम को किसकी फॉर्म में माना गया? तरंग स्वरूप में। ठीक है, तो इसको किसके स्वरूप में माना गया? तरंग स्वरूप में। इसके अनुसार, ठीक है ना, और लिख लो इसमें, इसके अनुसार, किसके अनुसार? डे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। ठीक है ना, तो डे ब्रोगली के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार क्या है यहाँ पे? वी वोल्ट। तो वी वोल्ट विभवांतर, ठीक ना, वी वोल्ट विभवांतर से, वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के सहचारी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक तरंग रहती है। ठीक ना, जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं वो तरंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के सहचारी, विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के सहचारी एक द्रव्य तरंग की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक ना, द्रव्य तरंग की परिकल्पना कर सकते हैं ठीक ना, जिसका हम द्रव्य तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक ना, द्रव्य तरंग की कल्पना कर सकते हैं जिसका निकल क्रिस्टल, ठीक है ना, या जिसका, ये देख लो, जिसका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है ना, जिसका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, निकल परमाणु के मध्य दूरी। ठीक ना, ये जो जिसका इस मैटर वेव का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, ये जो निकल परमाणु है, निकल क्रिस्टल है और निकल क्रिस्टल किन से? परमाणुओं से बना हुआ होता है। ठीक है ना, प्रत्येक क्रिस्टल परमाणु से बना हुआ होता है। निकल क्या? तो निकल क्रिस्टल परमाणु के मध्य दूरी की कोटि मतलब ऑर्डर का होता है। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब जैसे 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, इस तरीके से ये होते हैं ऑर्डर। ठीक है ना, और इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर है उस, ये ऑर्डर सेम होता है। तो निकल परमाणु के मध्य दूरी की कोटि, जिसका तरंग दैर्ध्य का कोटि का होता है। ठीक है ना, तो परमाणु के मध्य दूरी की कोटि का होता है, जिसके कारण क्या होता है? देखिए, जिसके कारण, यही कारण होता है। ठीक ना, जिसके कारण द्रव्य तरंग का विवर्तन, ठीक ना, द्रव्य तरंग का विवर्तन, ठीक, द्रव्य तरंग का विवर्तन, ये यहां दिख रहा है, ठीक, उसी प्रकार होता है जिस प्रकार x
एक्सरे, जिस प्रकार एक्सरे का क्रिस्टल तलों से विवर्तन होता है। ठीक है ना। एक्सरे का क्रिस्टलों से विवर्तन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार देखना उसको, या आपके सॉलिड स्टेट की जब बुक्स कल चलेगी उसमें एक्सरे विवर्तन दे रखा है, वहाँ पे हम डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो जिस तरीके से एक्सरे का क्रिस्टल तलों से जो विवर्तन होता है, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों का इस निकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के संगत जो द्रव्य तरंग है, इस द्रव्य तरंग का ठीक उसी प्रकार से विवर्तन होता है जैसा कि एक्सरे का। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। तो तलों से विवर्तन होता है, जिस एक्सरे का क्रिस्टल तलों से विवर्तन होता है, जिससे उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अब ये तो हुआ डी ब्रोगली प्रश्न व डेविसन जर्मन के द्वारा इस जो प्रायोगिक परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, इनका एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पे एक और जो तथ्य है उसको सोल्व करने वाले हैं, वो है कि एक तो सिद्धांतिक वेवलेंथ है, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉनों के सहचारी जो द्रव्य तरंग है, मैटर वेव है, उसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक तो वो जो फॉर्मूला है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है ना, डे ब्रोगली वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, इससे कैलकुलेट करने वाले हैं। दूसरा हम जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट से निकालने वाले हैं, जो हमने प्रैक्टिकल किया है उस प्रैक्टिकल से निकालने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल से कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इनका जो मेटर वेव है, इस मेटर वेव का जो विवर्तन हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, एक्सरे विवर्तन से। ठीक है ना। तो एक्सरे विवर्तन में एक ब्रेग समीकरण होती है, ब्रेग समीकरण। ठीक है। इस ब्रेग समीकरण के द्वारा हम जो एक्सरे होती है उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि वेवलेंथ दी हुई है तो क्रिस्टल के तलों के मध्य की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। जो आपकी एक्सरे, ये जो होता है ना ब्रेक एंगल, ब्रेक कोण, ठीक है ना, ब्रेक कोण कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिस्टलों के मध्य जो परमाणुओं के बीच की दूरी है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इक्वेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये देती है। तो ये कौन सी है, 2d sin थीटा इक्वल टू sin लैम्डा। ठीक है ना। ये इक्वेशन देखी होगी आपकी, सुना हुआ होगा इसका नाम। तो इसका यूज करके हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं, जिससे हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में इन कणों के जो मैटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इन मैटर पार्टिकल्स के एसोसिएट भी एक वेव होती है। अर्थात हम जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनको तरंग स्वरूप में लेकर उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हम करने जा रहे हैं वो है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य
याद करना। इसमें पहला प्रायोगिक मापन करते हैं, ठीक है ना। पहला हम प्रायोगिक मापन करते हैं, प्रायोगिक मान निकालते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि ये लिख लो आप, थोड़ा सा और भी स्पष्ट हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन भी कौन से गतिशील, ठीक है ना। यदि गतिशील पार्टिकल है, यदि पार्टिकल गतिशील है, ये छोटी सी बात है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि पार्टिकल गति कर रहा है तो ही उसके सहचारी ये मैटर वेव होगी। यदि पार्टिकल रेस्ट अवस्था में है तो उसके साथ कोई भी तरंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी और पी इक्वल टू होता है एम वी। बी इक्वल टू 0 है तो ये 0 है, ठीक है ना। पी इक्वल टू 0 है तो ये 0 है और लैम्डा क्या होगी, इंफिनिटी होगी, ठीक है। तो यदि गतिशील इलेक्ट्रॉन के सहचारी द्रव्य तरंग का विवर्तन एक्स-रे के विवर्तन के समान होता है तो ब्रेग विवर्तन समीकरण का उपयोग करने पर, ठीक है ना। ये क्या होता है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए जो d होता है, d क्या है, जहाँ जो d है, d क्या होता है, ये क्रिस्टल तलों के मध्य दूरी होती है, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी होती है। जो लैम्डा है वो तरंग होती है, ठीक है ना। और जो थीटा होता है ये, इसको हम बोलते हैं ब्रेग कोण, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेग कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दिस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल है, ठीक है। ये कौन सा क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो रहा है। ये निकल क्रिस्टल है और ये निकल क्रिस्टल के परमाणु है, ठीक है। और ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है, इलेक्ट्रॉन किरण है, ठीक है। और इनके बीच का जो ये एंगल है ये फाई है, ओके। तो देखिए जो ये थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, देखो ये क्रिस्टल तल है, ठीक है ना।
ये क्रिस्टल तल है और ये एक्स रे आ रही है और ये इधर जा रही है। जो थीटा होता है ये होता है ब्रेक कोण, ठीक है ना। इस समतल ये जो तल है, ये जो तल है, इस तल के साथ इस किरण का, आपतित किरण का या ये वाला, ठीक है ना, ये प्रतिबिंबित किरण का इस तल के साथ जो एंगल होता है वही होता है और ये होता है नॉर्मल, ठीक है ना। ये जो है ये होता है नॉर्मल, अर्थात ये आपतित व प्रतिबिंबित इन दोनों किरणों को हाफ डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये जो एंगल है इस एंगल को द्विभाजित करता है ये नॉर्मल। तो इसका मतलब ये तो है आपतित, ये है प्रतिबिंबित, तो इन दोनों को द्विभाजित करने वाला जो ये है ये होगा नॉर्मल, ठीक है ना। ये जो है ये रेखा ये नॉर्मल है, ये वाली रेखा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के लंबवत तल कौन से हो गए, ये देखो ये जो तल है इस नॉर्मल के लंबवत है, ये वाला तल इस नॉर्मल के लंबवत है, तो ये नॉर्मल है, तो इसका जो लंबवत तल है वो ये होगा, ठीक है ना। ये लंबवत तल ये होगा, ये लंबवत तल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल जो है ये है थीटा, ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, समझ गए होंगे। इस एंगल को बोलते हैं ब्रेक कोण, ठीक है। और ये ब्रेक कोण यहाँ पे कितना है, क्योंकि हमको जो जरूरत है वो है किसकी, थीटा की जरूरत है, हमको जरूरत है डी की, ओके, स्मॉल डी की। तो ये एंगल है, ये एंगल निकालते हैं, ये कितना होगा, तो ये एंगल यहां से निकाल सकते हो आप, या ये है, और ये देखो ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये है क्रिस्टल तल, ये है क्रिस्टल तल और ये है क्रिस्टल तल, और इनके बीच की जो दूरी है वो डी ये है, अर्थात ये जो है ना ये और ये क्रिस्टल तल है, तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये वाली ये है डी, ठीक है ना, ये डी है क्रिस्टल तलों के बीच की, और ये एक एटम है निकल का और ये दूसरा एटम है, इनके बीच की जो ये दूरी है इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, ठीक है ना, परमाणुओं के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे जो हमको गिवन है वो गिवन ये डी होता है, ठीक ना, परमाणुओं के मध्य की दूरी हमको पता होती है इसमें, और इसका ये डी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इस एंगल को किस में 5/2 में, ये टोटल 5 है, और ये जो नॉर्मल है इसको किस में विभाजित करता है 5/2 में, ठीक है ना। तो ये इतना था, ये जो एंगल है ये 5/2 हो जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है और ये इसके लंबवत है, मतलब ये 90 है, ये 5/2 है, तो ये कितना बच जाएगा, ये थीटा एंगल कितना बच जाएगा, थीटा ये 90 माइनस 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल के ये जो तल होता है क्रिस्टल तल, ये मैंने अभी बताया ये नॉर्मल के लंबवत होता है। अब ये क्रिस्टल तल और ये क्रिस्टल तल और नॉर्मल के मध्य जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। तो और ये 5/2 है नॉर्मल और इसके बीच में, इस रे के बीच में ये 5/2 है, तो ये एंगल कितना बच गया, तो ये बच गया 90 डिग्री माइनस 5/2, और जो 5 है यहाँ पे जो 5 था, ठीक है ना, ये ब्रेक कोण है, और यहाँ पे जो 5 था, 5 की वैल्यू क्या थी 50 डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री, तो ये 25 और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 65 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो थीटा एंगल होगा वो होगा 65 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो डी होता है परमाणुओं के मध्य की दूरी, इसमें
क्रिस्टल परमाणु के मध्य की दूरी, ठीक है ना, ये डी दिख रहा है ना, ये डी ये कितनी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम, 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ये डी ये होती है। तो यहाँ से देखो ये जो एंगल है ना डी और इस डी के बीच में ये भी थीटा होता है, ठीक है, ये भी कितना होता है थीटा होता है। थीटा क्यों होता है? क्योंकि आपने अभी देखा कि ये देखो ये रेखा ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ये 5/2 है, तो ये इन दोनों के बीच में इस रेखा के बीच में जो एंगल बनाएगा ये 5/2 होगा। तो ये और ये ठीक है ना, ये रेखा ठीक है ना, इस किरण और ये जो तल है इन दोनों के मध्य क्या है 90 का एंगल है, ये 5/2 है, तो ये बच्चा जो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा अपना। तो ये जो थीटा है डी गिवन है, तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, ओके। तो जो डी है कहते हैं ये परमाणु के मध्य की दूरी है डी और क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, ठीक है ना, क्रिस्टल तल के मध्य की दूरी डी, ये डी कितनी हो जाएगी, डी होगी डी cos थीटा, डी cos थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5/2, तो डी इसको मैं cos 90 माइनस 5/2, तो ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू डी साइन 5/2, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू 2.15 एंगस्ट्रॉम और साइन 5/2 की वैल्यू कितनी है 25, तो इस डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पे डी की जो वैल्यू आती है ये वैल्यू पुट करने के बाद वो आती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये वैल्यू है डी इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ये डी की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो ब्रैग समीकरण है वो क्या है 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 ले लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ n इक्वल टू 1 ले लीजिएगा, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे थीटा की 65 और d की वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 2 गुणा 0.91 मल्टीप्लाई साइन 65 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप सोल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल टू मिलेगा आपको 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है प्रायोगिक मान, ये जो है ये है प्रायोगिक मान, ठीक है ना, ये है प्रायोगिक मान, ओके। सो अब देखते हैं हम प्रायोगिक मान हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब हम सैद्धांतिक मान देखते हैं, ठीक है ना, तो सैद्धांतिक मान कितना होता है, ओके। सैद्धांतिक मापन, तो सैद्धांतिक मापन के लिए ये मीटर वेव है और मीटर वेव के लिए जो डेप्थ होगी तरंग दैर्ध्य क्या होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है, और h/2m e, ठीक है ना, e इक्वल टू क्या होता है
t²/2m, और यहाँ से आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू h/√2m eV, क्योंकि जो E है फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए eV होता है, ठीक है ना, ये वोल्टेज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और फॉर यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 12.27 एंगस्ट्रॉम/रूट V, ठीक है ना। ये वैल्यू हम पूरी कैलकुलेट करोगे, ये m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, V वोल्टेज होगा, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टता है, ठीक है ना। h प्लैंक कांस्टेंट होगा, इनकी वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो V है, V कितना है 54, यहाँ पे जो V है V जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा ना, और इससे पहले जो 2D sin थीटा के अंदर हमने जो वैल्यू ली है, ये 5 वैल्यू, ये हमने 50 ली है। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमको एक सुस्पष्ट जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलते हैं, सुस्पष्ट जो पैटर्न मिलता है वो 5 = 50 के ऊपर और वोल्टता 54 वोल्ट के ऊपर मिलता है। तो इसको लेके हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे V की वैल्यू 54 वोल्ट होती है, ये वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 12.27√54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है ना, लैम्डा इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है, लैम्डा इक्वल टू 67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है आपका सैद्धांतिक मान, ये जो है आपका क्या है सैद्धांतिक, ये है आपका सैद्धांतिक मान, ठीक है, ये सैद्धांतिक मान है। तो अभी आपने निकाला 1.65 प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, ठीक है। प्रायोगिक मान में क्या था 1.65 एंगस्ट्रॉम, और जो सैद्धांतिक मान है ये कितना है 1.65 1.67, सिर्फ इस पॉइंट के अंदर फर्क है, ठीक है ना, 40 सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान दोनों लगभग एक समान प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों मतलब समान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। इनमें थोड़ा बहुत फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो डे ब्रोगली परिकल्पना थी क्या कि किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ एक तरंग एसोसिएट होती है, वो सत्य है, ठीक है ना। और उसकी पुष्टि कौन करता है, डेविसन जर्मन प्रयोग उसकी पुष्टि करता है कि हाँ एक द्रव्य कण के साथ मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको मैटर वेव बोलते हैं, और उसकी वेवलेंथ जो है वो हम जो डे ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू h/p, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेविसन जर्मन प्रयोग, ये किसी पार्टिकल के साथ तरंग का होना इस बात के ऊपर बल देता है, ठीक है ना, कि हाँ ऐसा संभव है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।